नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश सरकार में। और इस परीक्षा में गणित के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर, और ऐसा सॉल्यूशन जो आपको समझ में आएगा और ट्रिकी भी होगा और कम समय में होगा। तो आइए हम लोग कुल 25 क्वेश्चन के यहाँ हल देखते हैं और कंसेप्ट के साथ। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 से स्टार्ट है और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन पर। तो ये है 18 प्लस 15 डिवाइडेड 3 इंटू 9 और ये बताना है कि कितना होगा। तो देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन में बदमाश रूल यूज होता है, BODMAS। इसका मतलब B से ब्रैकेट ऑफ, B से ब्रैकेट, O से ऑफ मने का, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर प्लस यानी एडिशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन जो ऑपरेशन हैं ये यूज किए गए हैं। तो इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यानी कौन सी पहली क्रिया होगी, ये इसमें मुख्य बात है। तो इसमें सबसे पहले भाग की क्रिया होती है, यानी 15/3 ये सबसे पहले होगा। तो 15 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो 18-5 गुणे 9। अब यहाँ पर देखिए, अब धन और गुणा बच गया, तो अब गुणा की क्रिया होगी। तो 9×5 = 45, 18 और ये 45। तो 8×5 = 13, 4×1 = 5, 6 यानी 63 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य को ही एवरेज कहते हैं, एवरेज ही आपका माध्य है। तो ये कैसे काम करता है, इसका आंसर हो जाएगा जो पहले वाला माध्य है उसमें 3 जुड़ जाएगा। तो पहले वाला माध्य 30 है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 33 इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके बताता। देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10, ये कुल 5 संख्याएं हैं और इनका योग 30 होगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 इसका एवरेज आ गया। अब अगर हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो हर संख्या में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो देखिए ये 2 जो है ये 2 4 हो जाएगा, ये 4 6 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, 8 10 हो जाएगा और 10 12 हो गया। तो अब आपको भाग देना है। तो अब इसमें देखिए ये टोटल जोड़ेंगे तो ये आ गया 40 और 40 में 5 का भाग देंगे तो आ गया 8। तो देखिए पहले माध्य था 6, अब आ गया 8। यानी इसी माध्य में जितना सब नंबरों में जोड़ा गया है 2, वही 2 अगर इसके माध्य में जोड़ दिया जाए तो 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहाँ भी वही हुआ, 15 संख्याओं का माध्य पहले 30 था, अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया तो नया माध्य क्या होगा, तो पुराने वाले माध्य में ही 3 जोड़ देने पर आंसर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल से बता दिया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वो चीज होता है जिसमें सबसे अधिक बार जिस अंक की या जिस संख्या की या जिस पद की आवृत्ति होती है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 6 और 7 ये कुल 4 तरह की संख्याएं हैं। तो अब देख लेते हैं कि 3 कितनी बार यूज हुआ है। तो 3 यहाँ पर देखिए 1 बार, ये 2 बार, 3 बार। तो 3 3 बार यूज हुआ, 1 2 3। अब 4 देखते हैं 4 कितनी बार, तो 1 2 3 4 भी 3 बार यूज हुआ, 1 2 3 3। 3 जो है 4 बार यूज हुआ है, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया।
3 4 बार यूज हुआ, 4 3 बार और 6 जो है एक बार। देखिए 6 सिर्फ एक बार आया है और 7 2 बार आया है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो संख्या आई है तो 3 4 बार आई है, तो 3 ही इसका बहुलक होगा, क्योंकि जो संख्या ज्यादा बार आती है यानी ज्यादा बार उसका यूज हुआ रहता है वही उसका बहुलक होता है। तो इसका बहुलक आ गया 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, जिसमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो ये अंक दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, यानी इसे एक आर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 10 दिख रही है, 10 के बाद है 12 और 12 2 बार आई है संख्या। देखिए 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15। तो ये हम लोगों ने ये पूरी संख्या लिख लिया। इसमें जो मध्य की संख्या होगी वही माध्यिका हो जाती है। तो ये कुल 1 2 3 4 5 6 13 1 2 3 21 भी इसमें है। तो 10 12 13 14 15 और 21, तो ये कुल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 संख्याएं हो गई। तो इसमें जो मध्य की संख्या होगी, यानी मध्य में जो संख्या आ रही है, बीच में जो संख्या आ रही है वही इसकी माध्यिका होगी। तो 13 मध्य में है तो 13 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो जो संख्या मध्य में आएगी वही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो मध्य में ये 13 आ रही है, यानी बीच में 13 आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने इसे बढ़ते हुए क्रम में यानी असेंडिंग आर्डर में लिख लिया है। और असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद जो संख्या मध्य में पड़ेगी यानी मिड में पड़ेगी, मिडिल में पड़ेगी, वही इसका माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका आ गई 13, यानी ऑप्शन 13 सही। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज ABC है, इसका आधार इसे कहते हैं। तो ये सब भुजा बराबर होगी, तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो 3 × 18 और ये आ जाएगा 54। तो 54 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक आयत है, ये दे दिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 और 11। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया जो हो जाती है इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 12 × 11, और ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 132 यानी ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। ये 3 8 15 25 33 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप इसे 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21 और 22 से 24। तो 10 से 12 में जो संचयी बारंबारता है वो 3 है, फिर ये 8 है, 8 के बाद ये 15 है, 15 के बाद ये 25 है और फिर ये 33। तो इसकी ये संचयी बारंबारता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी देखिए पहले वाले की 3 हो जाएगी और ये 3, इसमें क्या जोड़ा गया है कि 8 बनी है, तो 8 में से 3 निकाल देंगे तो 5। अब देखिए 15 में, अब यहाँ पर ये 8 हुआ है, 8 के बाद ये 15 हुआ है। तो 15 में 15 कैसे हुआ? 8 में वो कौन सी संख्या जोड़ी गई कि 15 हुआ? तो निश्चित रूप से 7 जोड़ा गया होगा तो 15 हुआ होगा। और 15 से ये 25 हुआ है, इसका मतलब यहाँ 5 जोड़ा गया है। 25 से 33 हुआ, इसका मतलब यहाँ 8 जोड़ा गया है। तो ये जो है 15 से 25, 10 यहाँ पर आ जाएगा, 15 10 25। अब यहाँ पर यही पूछा गया है कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है?
तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप देखिए 19 और 21 वाले इंटरवल में है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 आ गई है। तो 19 और 21 वाले में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हुई है, तो 19 से 21 यानी ऑप्शन डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की बात। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए 2240 इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे, यानी 224 गुणे 10, और इस 10 को हम लोग लिख लिए 224 ये 4 से भाग दिए, तो 4 गुणे 4 5 20 और 4 6 24 और 10 को लिख लिए 2 गुणे 5। अब इसे पुनः हम लोग लिख लिए, 4 को 2 के पावर 2 लिख लिए और 56 को 8 गुणे 7 लिख लिए और यहाँ 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर 8 है तो ये 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 1 गुणे 5 गुणे 7। अब फाइनली यहाँ 2 के कितने पावर हो जाएंगे, तो 2 के पावर कुल 6 हो गए, 2 के पावर 6, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ये हमने बिल्कुल इजी ढंग से आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 के जितने पावर हैं वो 2 के पावर यहाँ जोड़ते जाएंगे, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 2 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 6। इसके बाद ये इसमें गुणा होगा, 5 के लिए 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 और फिर 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 1। तो यहाँ पर आप देखिए ये आ जाएगा 2 के पावर 0 ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, 16, 32, 64 और ये गुणा होगा, देखिए 5, ये 5 ही रहेगा और एक मिलकर के 6 हो जाएगा और ये 7 और एक मिलके 8। तो ये ब्रैकेट के अंदर अब आपको आ जाएगा, जब आप जोड़ेंगे इसे तो ये आ जाएगा 127 गुणे 6 गुणे 8 और इसे आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6096। तो 6096 इसका आंसर होगा। और इसे देखिए जल्दी से गुणा करने के लिए क्या किए, इनके इकाई के अंकों को गुणा कर लिए, तो 7 6 42 2 आ गया और 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक जहां पर 6 आएगा वो इसका उत्तर होगा। तो इसमें इकाई का अंक केवल एक जगह 6 है, यानी 7 ही सी ऑप्शन ही सही होगा। तो ये गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से 38 तक में दिया है, नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है। इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिखाया गया है और ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर वर्ष दिए गए हैं और वाई एक्सिस पर उनका जो कमाई हुई है कंपनी की, ये वाई एक्सिस है और इस पर उस कमाई को यहाँ दर्शाया गया है। तो जैसे 1991-92 में 2640 कमाई हुई है, 1992-93 में 3720, इस तरह की ये कमाई हुई। अब इसमें 34 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमको तो औसत निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए यहाँ पर मैं संख्याओं को जोड़ता हूँ। तो 1991-92 में जो कमाई हुई है 2640, 92-93 में 3720, 3720, फिर 2520, 2520, 3360, 3360, फिर 3120, 3120, 4320, 4320, 5040,
3120। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कुल यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं और उनके ये कमाई है। अब इसे जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 27,840। अब ये 27,840 योग आ गया और एवरेज निकालने के लिए इसमें 8 से भाग दे देंगे तो ये आ गया एवरेज 3,480। 3,480 इसका एवरेज आ गया, यानी औसत आ गया। ये है औसत। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उन वर्षों को बताइए जिसमें जो आमदनी हुई है, जो कमाई हुई है, वो औसत से अधिक है। तो औसत 3,480 है, तो 3,480 से देखिए एक यहाँ पर संख्या मिल रही है, यहाँ पर 3,720 है, 4,320 यहाँ पर औसत से ज्यादा है और यहाँ पर औसत से ज्यादा है। तो 3 ऐसे वर्ष मिले जहां पर औसत से ज्यादा कमाई हुई है और कुल मिलाकर के 8 वर्ष हैं। तो 5 वर्ष ऐसे मिले जहां पर औसत से कम कमाई हुई। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है, तो औसत से कम और ये अधिक औसत से, तो औसत से कम 5 ऐसे वर्ष हैं और औसत से अधिक 3 ऐसे वर्ष हैं। तो इनकी संख्या का जो अनुपात है, यानी वर्षों की संख्या का जो अनुपात है, वो 5:3 आ गया, क्योंकि 3 उन वर्षों वे वर्ष हैं जहां पर औसत से ज्यादा कमाई हुई है और 5 वे वर्ष हैं जहां पर औसत से कम कमाई हुई है। और ये आपका औसत है 3,480। तो 3,480 से जहां पर जिस वर्ष में कंपनी ने ज्यादा कमाई की है, वो कुल 3 इस तरह के वर्ष हैं और 5 वर्ष ऐसे हैं जहां पर कमाई 3,480 से कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि 1997-98 में कंपनी की आय 1994 और 95 से कितना गुना थी। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि 1997, 98 और 1994 और 95। 1997-98 में 5,040 आमदनी हुई और 1994-95 में 3,360 आमदनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1997-98 में देखिए यहाँ 5,040 ये दिखा रहा है और 94-95 में ये है 94-95 जिसमें 3,360 दिखा रहा है। यही चीज हम लोगों ने लिखा। तो पूछा है कि ये कितना गुना है, तो गुना निकालने के लिए क्या करते हैं, 5,040 में 3,360 से भाग दे देंगे तो 1 0 कट जाएगा। ये 1 से अधिक आएगा तो 1.5 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दिया है कि 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत? तो 1996 और 97 में कंपनी की जो आय थी वो 4,320 थी और जो औसत आया है हम लोगों के पास वो 3,480 आया है। तो इससे कितना अधिक थी ये पूछ रहा है कि 96-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो औसत आय से इसकी तुलना हो गई है। तो 4,320 बटा में 3,480 गुणे 100, तो ये औसत आय से इसका प्रतिशत निकल गया। 1 0 से 1 0 काट दिए और जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 125 के लगभग, यानी 125% अधिक इसकी आय हुई थी 96-97 में औसत से। तो औसत से ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी।
तो 1997, 98 और 1993 और 94, तो इनकी वैल्यू लिख लेंगे। 1997, 98 में 5040 आय हुई और 93, 94 में 2520 हुई। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर 2520 का ही ये डबल है, यानी वृद्धि कितनी हो गई? 100%, यानी 2 गुना वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर 100% वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि 1994-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितनी प्रतिशत गिरावट हुई? तो 1994-95 और 1995 और 96, तो 94-95 में 3360 कमाई थी और 95-96 में 3120 कमाई थी। तो अब आप देखिए कि ये गिरावट कितनी हुई है, यानी कितनी कमी हुई है। तो आप 3360 में से 3120 घटा देंगे तो ये मिलेगा 240। तो 240 की कमी हो गई। तो 240 की कमी प्रतिशत में देखा जाए तो 240 की कमी हो गई है 3360 पर, इसलिए 100 पर कितनी होगी? तो ये प्रतिशत में आ जाएगा और आप इसे काट सकते हैं। तो ये 4 से कट जाएगा और फाइनली ये 50/7 आएगा और लगभग ये 7% के बराबर आएगा, यानी 50 को 7 7 49 आ जाएगा और ये 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये लगभग 7%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। आइए अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है? बारंबारता घनत्व। बारंबारता घनत्व क्या होता है? जो ये इंटरवल है 0 से 5 या 6 से 10, इनकी चौड़ाई देखी जाती है, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 6 से 10 यानी 4 का डिफरेंस है, उसमें 6 को भी इंक्लूड किया जाता है, 6 को भी सम्मिलित किया जाता है। तो अब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो जितने वर्ग हैं, जितने ये इंटरवल हैं, इन इंटरवल का जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई से और ये जो बारंबारता दी है उस इंटरवल में भाग देते हैं। तो हमको 21 से 25 वाला देखना है। तो 21 से 25 में 4 का डिफरेंस है, लेकिन उसमें 21 को भी शामिल किया जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो इनकी चौड़ाई 21 से 25 के बीच में 21 को भी सम्मिलित करते हुए देखिए 21 ली जाएगी, 22 ली जाएगी, 23 ली जाएगी और 24 ली जाएगी और 25। तो यहाँ पर आपको 21 सम्मिलित करना है, 22, 23, 24 और 25। ये कितना हो गया? ये कुल 5 हो गए, यानी इंटरवल इसके बीच में कितना का हो गया? 5 का। तो इस 5 से और इसकी बारंबारता कितनी है? बारंबारता इसमें है 20। तो इस 20 में 5 से भाग देंगे, तो 20 में 5 से भाग देंगे तो ये आ गया 4। तो बारंबारता घनत्व कितना आ जाएगा? 4। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही। आप समझ गए होंगे कि जो इनका इंटरवल है उस इंटरवल में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से उसमें 21 को सम्मिलित करते हुए और इसमें भाग देते हैं। तो 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 आ गया और 4 इसका बारंबारता घनत्व है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि हिस्टोग्राम यानी आयतचित्र एक प्रकार का होता है आवृत्ति आरेख, यानी हिस्टोग्राम को आवृत्ति से ही बनाते हैं, जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी हिसाब से जो आयत बनते हैं उसका एरिया निकाला जाता है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है कि हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस, ये जो आयत बना है ये कंटीन्यूअस होता है, इसमें घटता बढ़ता नहीं है, इसमें छूटता नहीं है। तो इस प्रकार के जो डायग्राम बनाए जाते हैं वो हिस्टोग्राम कहलाते हैं। और ये आवृत्ति, इधर आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, जिसकी जितनी आवृत्ति हो उसकी हाइट उतनी ज्यादा होती है और इसी को हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं, ये जो बना। तो हिस्टोग्राम से बारंबारता बहुभुज भी बनता है। अगर इसके मध्य बिंदुओं को हम लोग मिला दें तो ये बारंबारता बहुभुज भी हो जाता है।
तो हिस्टोग्राम वास्तव में आवृत्ति आरेख है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के होता है। अब देखिए, ये दो समांतर रेखाएं अगर खींच दी जाएं और यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, तो समांतर चतुर्भुज क्या, ये ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो गया, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज बना है उसमें उसका जो आधार है वही आधार एक त्रिभुज का है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसमें क्या संबंध है? तो आपको दिख रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज का आधा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो आधा इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और AB 12 सेंटीमीटर और AC 13 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका नामकरण ABC है। तो ये जो B है यहीं पर 90 डिग्री का कोण बना है, यानी इस तरह का समकोण त्रिभुज। AB की लंबाई 12 दिया है और BC आपको निकालना है और ये 13 दिया है। तो ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, तो BC स्क्वायर बराबर आ जाता है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी 13 का वर्ग और AB स्क्वायर यानी 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, तो 9 में से 4 गया 5 और 16 में से 14 गया 2, तो BC स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो BC बराबर आ गया 5। और आप चाहें तो इसे ट्रिपलेट से भी कर सकते थे, ये ट्रिपलेट है 5, 12, 13। तो आपको बिना ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए ही इसका आंसर आपको मालूम हो सकता था अगर आप ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 के मूल है, मूल बताना है यहाँ पर। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0, इसका मूल निकालने के लिए श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि होती है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि a क्या है। तो a जो है x स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, यहाँ पर 1 है। b जो है x के गुणांक को कहते हैं, तो यहाँ पर -4 है। और c जो है कांस्टेंट टर्म होता है यानी नियत पद होता है, यहाँ पर ये -1। अब वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं, तो -b की जगह पर -4 रखेंगे, तो ये माइनस पहले से है और माइनस दिया है तो ये +4 हो जाएगा। प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 4ac है तो माइनस है और ये माइनस c दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +4 हो गया। तो 16 4 20 और नीचे आ गया 2, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 20 अंडर रूट 20 बटा में 2। अब इसको हम लोग 4 प्लस माइनस 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 5 20 और ये 2 है। अब 2 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और यहाँ पर 2 जो है कॉमन आपने लिया था और 2 नीचे था, तो ये 2 कट जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 प्लस माइनस रूट 5। तो ये इसके 2 मूल हो जाएंगे 2 प्लस माइनस रूट 5, तो ऑप्शन ए सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए कास्ट प्राइस नहीं मालूम है, तो कास्ट प्राइस जो होती है उसी पर हानि लाभ की बात होती है। तो मान लीजिए उसकी कास्ट प्राइस CP है, CP पर 30% की हानि सहा यानी 70% ही लिया गया बटा 100 और ये बराबर हो गया
1820 रुपया। अब इसे हम लोग काट देंगे तो ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 छक 42 और ये 0, तो ये कास्ट प्राइस आ गई यहाँ से 2600 रुपया। ये आ गई कास्ट प्राइस। अब इस कास्ट प्राइस पर उसे 30% का लाभ लेना है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, तो 2600 गुणे 30% का लाभ लेना है, यानी 130 बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 0, 13 छक 78 के 8 हासिल 7 और 13 दूना 26 और 7 33, तो 3380 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसको 30% का लाभ होगा। ये ऑप्शन बी सही। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोग बात करेंगे कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक? तो यहां पर हम लिख लेते हैं राहुल और यहां लिख लेते हैं मोहन। तो राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, तो मोहन का वेतन अगर 100 मान लेंगे तो राहुल का 120 हो गया, 20% अधिक। अब राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि हुई, यानी 120 पर 30% की वृद्धि हुई, तो 120 गुणे 130 बटा में 100 ये वृद्धि हो गई। तो ये देखिए 2 जीरो से कट गया, ये आ गया 156। और मोहन के वेतन में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हुई, तो ये हो गया 140। तो 140 से 156 जो है 16 अधिक है, 16 अधिक है। तो इसे प्रतिशत में इस अधिकता को देखना है, तो 16 बटा 140 गुणे 100, तो ये आ गया प्रतिशत में 80 बटा 7 और ये लगभग आ गया 11,777 11% के बराबर। तो ये लगभग 11% के बराबर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है 3/8, 2/6, 4/7 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्नों का एलसीएम जो होता है, एलसीएम ये भिन्न का है, तो इसका होता है एलसीएम, जो अंश होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 2, 4 ये अंश का एलसीएम, और जो हर होता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 8, 6 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए जो ये भिन्न दिए हैं, इसमें जो अंश है उसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 3, 2, 4 का एलसीएम, और 8, 6, 7 का मौसप निकालेंगे। तो देखिए 2, 3, 4 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, और 8, 6, 7 चूंकि ये को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ जो है वो 1 हो गया, तो 12/1 यानी 12, तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आंसर हो गया डी, यानी 12 उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो दो संख्याओं से छोटी संख्या क्या है? तो जो एलसीएम आया होगा वो एलसीएम यहां पर एक संख्या रही होगी, मान लीजिए वो x है, और 13 रहा होगा और 17 रहा होगा। तो इस तरह की संख्या से एलसीएम बना। तो ये दो गुणनखंड आपको पता है, तो दो संख्याएं ही कुल मिलाकर थी। दो संख्याओं में जो ये x है ये कॉमन रहेगा, तब एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ में किसी भी संख्या के फैक्टर से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 6 है, तो 6 को 2 गुणे 3 लिखेंगे, और ये 8 है तो 8 को 2 गुणे 2। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? तो कॉमन यहाँ पर देखिए ये मिला 2, तो एचसीएफ यहाँ पर क्या आ गया? एचसीएफ 2 आ गया। जो कॉमन नहीं था वो क्या था? जो कॉमन नहीं, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 3 और 4 ये कॉमन नहीं, और ये दो फैक्टर दिए गए हैं।
ये दो फैक्टर दिए गए। तो ये दो फैक्टर जब को प्राइम रहेंगे या आपस में इनमें कोई कॉमन नहीं रहेगा तो इस HCF से गुणा करने पर ये ओरिजिनल संख्या मिल जाएगी। देखिए 2 से 3 में गुणा करेंगे, इस 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 6 मिल गया, ये संख्या मिल गई, और इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 मिल गया, तो दूसरी संख्या। तो इसी तरह से यहां भी ये कॉन्सेप्ट लागू किया जाता है कि 11 और 13 और 17 ये दो गुणनखंड थे एलसीएम के, और HCF 11 दिया था, तो इसमें 11 का गुणा और इसमें 11 का गुणा कर देंगे तो हमको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। यहाँ से 143 और यहाँ से 187, तो दो संख्याएं मिल गई, दोनों में 143 छोटी संख्या है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई क्या हो। एक समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है, तो एक विकर्ण इसका ये दिया है और दूसरा विकर्ण ये। तो विकर्णों की जो लंबाई की बात कर रहे हैं, तो विकर्ण जो 8 सेंटीमीटर है बड़ा वाला, तो ये विकर्ण 4-4 हो गए, क्योंकि विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, और एक विकर्ण 6 है तो ये 3-3 हो गया, और एक भुजा इसकी 5 दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें 4, 3 और 5 है। तो ये तभी संभव है जब ये समकोण त्रिभुज होगा। तो 3, 4, 5 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये एक समकोण त्रिभुज को बताता है। तो जब ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये 5 हो गई, और यहाँ भी आप देखिए 3 और 4 है, तो ये भुजा भी 5 हो जाएगी, ये भुजा भी 5 हो जाएगी, ये भुजा भी 5 हो जाएगी। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है ये वास्तव में समचतुर्भुज है। तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वो सब बराबर हैं, यानी इसकी जो दूसरी भुजा होगी वो भी 5 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं और वहां से एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। और ये तभी संभव होता है जब समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और वही दिया हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? तो हम ये एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और ये समचतुर्भुज दिया, सारी ये फिर से बनाते हैं। ये समचतुर्भुज दिया है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये सब भुजाएं इसकी बराबर है। इसमें दिया है कि किन्हीं भी दो भुजा के बीच की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बीच की दूरी माने लंबिक दूरी, लांबिक, तो ये 12 दिया है। और इसकी एक भुजा, अरे ये परिमाप दे दिया है 120, पेरीमीटर 120 दे दिया, तो साइड कितना हो जाएगा? 120 में 4 का भाग दे देंगे, तो 30 सेंटीमीटर जो है इसका एक भुजा की लंबाई आ गई। 30 आ गई। तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये एक त्रिभुज बना दिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर डिपेंड करेगा? इसकी ऊंचाई और इसके आधार, और पूरा का क्षेत्रफल लेना है तो इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल हो जाएगा। तो 2 गुणे 1/2 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लंब गुणे आधार, तो लंब यहाँ पर 12 है और आधार 30 है, तो ये 2 से 2 कट गया, 12 × 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इस समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला एक आयत होता है। उसमें बारंबारता बहुभुज किसे बनता है? उसमें तमाम आयत बनते हैं और उनको मिला करके बारंबारता बहुभुज बनता है।
तो इसका आंसर बी सही है। तो इस प्रकार आपने कुल 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में देख लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। और कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।